Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5, Traders to Rulers. Students, in this video we'll discuss how a trading company, East India Company, became the ruler of India. How they have exploited us economically and politically. Conspiracy, plotting, planning, everything that was done by Britishers we'll discuss in this chapter. इतनी कॉन्स्परेंसी प्लानिंग प्लॉटिंग उन्होंने क्यों की बचा इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के बिकॉज इंडिया वॉज वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट यहाँ थे आयरन और कोल गोल्ड एवरीथिंग वॉज देयर स्पाइसेस सिल्क कॉटन इस सबको एक्सप्लॉइट करना था किसको ईस्ट इंडिया कंपनी को और उन्होंने हमें डोमिनेट किया मोर देन 200 ईयर्स इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली. Students, before starting chapter, we'll discuss this timeline. So in 1600 what happened? 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर इशू कर दिया किसको ईस्ट इंडिया कंपनी को. 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया. ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोल्डन फरमान कब मिल गया उनको 1770 से. ठीक है, 1717 में उन्हें एक फरमान मिल गया जिसके थ्रू वो इंडिया में इजीली ट्रेड कर सकते थे इवन विदाउट पेइंग टैक्सेस. और ये दिया था उन्हें और ये दिया था स्टूडेंट्स फरूख सियार ने. ठीक है, फरूख सियार ने उन्हें 1717 में दस्तक पास या गोल्डन फरमान दे दिया था. फिर 1757 में हो गया बैटल ऑफ प्लासी. 1764 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर. प्लासी के बाद से ही पॉलिटिकल डोमिनेंस स्टार्ट कर दिया था किसने? ब्रिटिशर्स ने. बक्सर के बाद तो उन्हें कोई हिला ही नहीं पाया. फिर ड्यूअल गवर्नमेंट चली 1765 से और ट्रीटी ऑफ सल्बाई हुई 1782 में एंड फिर हम प्रेजेंट डे को डिस्कस करेंगे. ठीक है बात. तो 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी बनी. 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ. गोल्डन फरमान या दस्तक पास ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए 1717 में. किससे? फरूख शायर से. फरूख शायर एक व्यक्ति एक राजा है ना. फिर बैटल ऑफ प्लासी हुआ बंगाल के नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में. फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ. इसमें 3 आर्मीज कंबाइंड हुई इंडिया की साइड से. फिर भी जीते ब्रिटिशर्स. फिर ड्यूअल गवर्नमेंट रही. इसमें बंगाल के पीपल बहुत परेशान रहे. फिर ट्रीटी ऑफ सल्बाई और प्रेजेंट डे. चलो, ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हुई सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में. सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है बेटा? 1701 से 1800 तक जो पीरियड चलता है इसे हम बोलते हैं 18th सेंचुरी. अब वो बोल रहे हैं सेकेंड हाफ. सेकेंड हाफ मतलब 1750s के बाद वाला जो टाइम होगा 1755 60 65 उसे हम बोलेंगे सेकेंड हाफ. ठीक हुई बात. और इसमें भी जो स्पेशल रेफरेंस देना चाह रहे हैं ये बैटल ऑफ प्लासी का दे रहे हैं. ठीक हुई बात. बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हो गया. अभी हम चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे बेटा कि कैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इसके बाद कैसे पॉलिटिकल डोमिनेंस ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दिया. चलो, तो ऑल इन ऑल अभी इस पैराग्राफ से आपको जानना है कि ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में. इतनी वास्ट टेरिटरी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो इंडिया की थी, इतना बड़ा एरिया जो हमारे पास था, अब उससे माइनॉरिटी पीपल, इतने थोड़े से लोग, वो भी एक एलियन रेस के ब्रिटिशर्स, वो क्या करेंगे? रूल करेंगे. अच्छा, ये बहुत आश्चर्य की बात है. इंटरेस्टिंगली बहुत ही इंटरेस्ट की बात है, आश्चर्य की बात है कि इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कभी कंकर नहीं किया, कभी जीता नहीं पूरी तरीके से, पर हम इंडियंस खुद ही उनके गुलाम बनते चले गए और आज भी वैसा ही है. ब्रिटिशर्स ने एडवांटेज लिया. किस चीज़ का एडवांटेज लिया बेटा? जो हमारी एमर्जिंग किंगडम्स थी, अभी हम बताएंगे कि कौन सी एमर्जिंग किंगडम्स. अभी बस इतना ध्यान रखो कि वो किंगडम्स जो अभी नई नई बन रही हैं, वो सारी नई बनने वाली किंगडम्स जिनके पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, वो आपस में लड़ेंगी, छोटे छोटे एरियाज़ के लिए लड़ेंगी और इस सिचुएशन का एडवांटेज लेंगे हमारे ब्रिटिशर्स. हम लोग देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन क्या थी जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने ईजिली इंडिया में अपने एम्पायर को एस्टेब्लिश कर लिया. इंटरनल सिचुएशंस की अगर हम बात करें तो इंटरनल सिचुएशंस में क्या आएगा बच्चा? डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी. अब यहाँ पर एक किस सेंट्रल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? तो सेंट्रल अथॉरिटी में
मुगल्स की बात करें, ठीक है, 1707 में औरंगजेब की होती है डेथ। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर ऑफ इंडिया। मुगल एम्पायर में जो लास्ट सबसे पावरफुल मुगल एम्पायर थे, एम्परर थे, वो थे औरंगजेब। एम्परर थे औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। इसके बाद इनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाता है। मुगल एम्परर तो होते हैं पर वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते। जब देखो सेंट्रल अथॉरिटी वीक होती है तो कंट्री में एनार्की मच ही जाती है, ठीक है, लोग अपने हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं। ऐसा ही हुआ भी। चलो, तो जैसे ही आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के साथ ही कोई ऐसी पावर नहीं आई जो मुगल्स को रिप्लेस कर सकती। धीरे से जितनी भी रीजनल पावर थी उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। इस सिचुएशन में टोटल कियास था, एनार्की थी इंडिया में। कियास मतलब होता है डिसऑर्डर, एनार्की मतलब होता है लॉलेसनेस, नहीं तो कोई ऑर्डर नहीं है, लॉलेसनेस है। इस सिचुएशन में भाई कोई तो ऐसा होगा जो इसका एडवांटेज उठाएगा ही। स्टूडेंट्स, ये जो न्यूली एस्टेब्लिश्ड एम्पायर थे ये एक दूसरे के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेंसी करते रहते थे। कॉन्स्पायर करना, कॉन्स्पिरेंसी मतलब षड्यंत्र करते रहना। ये हमेशा इंडल्ज रहते थे वॉर में, ऑलवेज ट्राई टू कंस्पायर अगेंस्ट वन अनदर। एक दूसरे के खिलाफ इनको प्लानिंग ही करते रहनी हमेशा, और इस वजह से और ज़्यादा ये जो किंगडम्स थी ये वीक होती चली गई। नाउ फॉरेन इन्वेजन्स, ये जो प्रिवेलिंग सिचुएशन थी ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस थी फॉरेन इन्वेडर्स के लिए। इंडिया को बार बार अटैक किया गया 18th सेंचुरी में। किस अटैक करने वाले कौन थे? अफगान इन्वेडर्स, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। कौन है बच्चा अफगान इन्वेडर? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। ये जो इन्वेजन से ये दिखाते हैं कि उस टाइम जो रूलिंग क्लास थी इंडियन वो वीक हो गई थी। इट शोज द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलिंग क्लास। Thus, Europeans were encouraged to acquire political control over India. और इसी सिचुएशन का फ़ायदा उठा के पॉलिटिकल कंट्रोल करने की कोशिश की किसने? यूरोपियंस ने। लैक ऑफ अ गुड डिफेंस फोर्स। अब हमारे पास जो डिफेंस फोर्स थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। हमने पूरा लाइफ हमारे किंग्स ने हमारी नेवी के ऊपर काम नहीं किया, पर ब्रिटिशर्स अपनी नेवी को बहुत स्ट्रांग बना लिए थे। इंडिया के पास बहुत अच्छे अच्छे कमांडर्स थे, मिलिट्री जनरल थे, जैसे टीपू सुल्तान थे मैसूर के, मीर कासिम थे बंगाल के, जिन्होंने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया। जैसे ब्रिटिश आर्मी मॉडर्नाइज है, यूरोपियन मिलिट्री जिस तरीके से मॉडर्नाइज होती है, इन लोगों ने भी मॉडर्नाइज करने का काम चालू रखा, ठीक है। पर फिर भी जो इंडियन मिलिट्री थी वो इन्फीरियर थी वॉरफेयर में, बहुत अच्छा वॉरफेयर नहीं कर पाती थी, युद्ध नहीं कर पाती थी इंडियन मिलिट्री। इनके जो सोल्जर्स थे वो थोड़े से लेस डिसिप्लिन थे। जो इंडियन नेवी थी वो वीक थी। इवन जो ग्रेट मुगल्स थे उन्होंने भी बहुत स्ट्रांग नेवी बिल्ट ही नहीं की। उनके पास भी नहीं थी महान मुगल, उनके पास भी अच्छी बहादुर मतलब एक स्ट्रांग नेवी नहीं थी। जो यूरोपियन थे स्पेशली ब्रिटिश, इन्होंने बहुत स्ट्रांग नेवी बना रखी थी। ऑल दिस प्लेस द ब्रिटिश इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। और इस वजह से ब्रिटिश ऑब्वियस सी बात है एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होंगे। आर्मी अच्छी है, नेवी बहुत ही अच्छी है। ग्रुपिज्म एंड फैक्शनलिज्म। ग्रुपिज्म मतलब ग्रुप बनाना है ना, आप समझ गए, गुट। और फैक्शनलिज्म भी वही होता है, गुटबाजी करना। गुट बनाना मतलब ऑल इन ऑल ग्रुप बना लेना। इस पीरियड में ग्रुपिज्म, करप्शन, फैक्शनलिज्म पीक पे थे, ठीक है। समूह बना लेना, भ्रष्टाचार करना, गुटबाजी करना, ठीक है। ग्रुपिज्म समूह बना लिए, करप्शन भ्रष्टाचारी हैं ये लोग, और फैक्शनलिज्म मतलब गुटबाजी कर रहे हैं, ये सब पीक पे था। इट वॉज प्रिवलेंट इन द कोर्ट्स ऑफ किंगडम। किंगडम्स की कोर्ट में ये सारी चीज़ें होती थी, ग्रुपिज्म, करप्शन, फैक्शनलिज्म। और इससे जो लॉयल्टी होती थी लोगों की फॉर द मदरलैंड, एंड समटाइम्स इवन द ऑफिशियल सपोर्टेड द फॉरेनर्स। ये जो ग्रुपिज्म चल रहा, फैक्शनलिज्म चल रहा, इससे हुआ क्या, लोगों की जो लॉयल्टी थी मदरलैंड, अपनी ज़मीन के लिए जहाँ पर वो रह रहे हैं उसके लिए, वो कम होती गई। और इवन कुछ ऑफिशियल्स ने तो फॉरेनर्स को सपोर्ट भी किया।
जो मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल था वो था बैटल ऑफ प्लासी। जो कमांडर इन चीफ थे द नवाब ऑफ बंगाल के, मीर जाफर उनका नाम था। क्या नाम था? मीर जाफर। कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब ऑफ बंगाल। नवाब ऑफ बंगाल नवाब है, ठीक है, इनका नाम था सिराजुद्दौला, और उनका जो मिलिट्री इन चीफ था उसका नाम था मीर जाफर, ठीक है। तो मीर जाफर को जब लालच दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने, तो वो तो बैटल फील्ड में आए ही नहीं, लड़ने ही नहीं आया, अकेले सिराजुद्दौला लड़ते रहे और हार गए। तो यही बता रहे हैं कि कुछ ऑफिशियल्स ने तो किसको भी सपोर्ट किया, फॉरेनर्स को, इसमें से मीर जाफर मुख्य हैं। ब्रिटिशर्स वन द वॉर इजीली, और इस वजह से ब्रिटिशर्स वॉर इजीली जीत गए। इस सिचुएशन में जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी जितनी अवेलेबल स्ट्रेंथ थी उसको लगाकर इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया, ठीक है। सक्सेडिंग इन कॉलोनाइजिंग इंडिया, अपनी सारी पावर लगा के हमें कॉलोनी बना ही लिया। Now external situations. Industrialization. Industrialization refers to replacement of hand tools with power driven machine. हाथ से बनाए चीज़ों को मशीन से बनाई चीज़ों से रिप्लेस कर देना, या जो आपका काम करना है उसको हैंड्स के किससे? पावर ड्रिवन मशीन्स पे ले आना ही क्या होता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है बात। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स द रिप्लेसमेंट ऑफ हैंड टूल्स विथ पावर ड्रिवन मशीन। हैंड टूल्स किससे चेंज हो जाएंगे? पावर ड्रिवन मशीन से। ये कब हुआ? 18th सेंचुरी की शुरुआत में ही हो गया। कहाँ पर? ब्रिटेन में। प्रायर टू दिस, इसके पहले जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो घरों में होती थी। लोग हैंड टूल्स का यूज़ करके, बेसिक मशीन्स का यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाते थे, ठीक है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते रहते थे। प्रोडक्शन लो था, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जो यूज़ है पावर मशीनरी का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन होने लग गया, बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन होने लग गया फैक्ट्रीज़ में। इससे क्या हुआ? प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाया ह्यूज क्वांटिटीज़ में। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बन गई जहाँ पर लोग बैठ के काम कर रहे हैं, हाथों से काम नहीं कर रहे हैं, पावर ड्रिवन मशीन से काम कर रहे हैं, मशीन कभी थकती नहीं है, तो मास प्रोडक्शन होने लगा, बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लग गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही कैपिटलिज्म का राइज हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन गेव राइज टू कैपिटलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही क्या है? कैपिटलिज्म। ये वो सिस्टम था जिसको कंट्रोल करते थे कैपिटलिस्ट। दे वर वेल्दी पीपल हु ओन द फैक्ट्रीज। फैक्ट्री के ऑनर जो हैं वो वेल्दी लोग होंगे, तभी तो इतनी बड़ी फैक्ट्री खोली, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से किसका राइज हुआ है? कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म क्या है? एक इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है बात। इट वॉज अ सिस्टम कंट्रोल्ड बाय कैपिटलिस्ट, और यहाँ पर जो वेल्दी लोग हैं वही फैक्ट्री के ऑनर होते हैं, और फाइनली कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट। सर्च फॉर न्यू मार्केट्स। कैपिटलिज्म एंड इंडस्ट्रियलिज्म क्रिएटेड ह्यूज डिमांड फॉर चीप रॉ मटेरियल, क्योंकि फैक्ट्रीज को जब तक आप रॉ मटेरियल नहीं दोगे क्या फिनिश प्रोडक्ट बनेगा? शुगर केन नहीं होगा तो क्या शुगर बन सकती है? कॉटन नहीं होगा तो क्या कॉटन क्लॉथ बन सकते हैं? पॉसिबली नहीं है। तो अभी जो बड़ी बड़ी मशीनें बन गई थी कहाँ पर? ब्रिटेन में, उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल। ब्रिटिश ऑल्सो रिक्वायर्ड न्यू मार्केट फॉर सेलिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब जो बड़ी बड़ी मशीनें इतने मास प्रोडक्शन कर रही है, इतना सारा गुड बना रही है, उनको कहीं ना कहीं तो सेल आउट करना है, तो दोनों चीज़ें चाहिए, चीप रॉ मटेरियल भी चाहिए और मार्केट भी चाहिए जहाँ पर ये फिनिश गुड को सेल कर पाए। एशिया अफ्रीका सेंटर बन गए किसके? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और क्योंकि दोनों ही जगह पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और फैक्ट्रीज थी नहीं, तो फिनिश प्रोडक्ट के लिए मार्केट भी मिल गया, ठीक है। एशिया अफ्रीका में नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, तो ये एक अट्रैक्शन सेंटर बन गए पूरे यूरोपियन पावर के लिए। स्पेशली जो लीडर था इंडस्ट्रियलाइजेशन में वो था ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन कॉलोनी बनाने लग गया एशिया में और अफ्रीका में फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग रॉ मटेरियल। इवन बोथ कॉन्टिनेंट्स हैव ह्यूज पॉपुलेशन, तो ह्यूज पॉपुलेशन मतलब मार्केट भी रेडी है। एज अ रिजल्ट यूरोपियन स्टार्टेड कंकरिंग दीज टेरिटरीज, और यूरोपियंस ने स्टार्ट कर दिया इन टेरिटरीज को जीतना। इसे फिर कहा गया इम्पेरियलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन से आया कैपिटलिज्म और फिर आया इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद, अपने एरिया को बढ़ाना, नए नए एरियाज को कनकर करना। इंडिया सून केम इन द आई ऑफ इंपीरियल पावर लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस, और फिर ये कॉलोनियल पावर, इंपीरियल पावर
इंडिया को भी एक सुटेबल ऑप्शन की तरह देखने लगी और इसमें जो विशेष 2 कंट्रीज थी वो थी ब्रिटेन एंड फ्रांस। यूरोप्स ओवरसीज ट्रेड विथ ईस्ट वॉज वेरी प्रॉफिटेबल। भले वो ट्रेड वो चाइना के साथ कर रहे हों, वियतनाम के साथ कर रहे हों या इंडिया के साथ कर रहे हों, ठीक है, श्रीलंका के साथ कर रहे हों, यूरोप का जो ओवरसीज ट्रेड था ईस्ट के साथ, ईस्ट में श्रीलंका भी है, इंडिया भी है, चाइना भी है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। मर्चेंट्स के ग्रुप, ठीक है, जिनको इंग्लैंड के रूलर्स, फ्रांस के रूलर्स, हॉलैंड, डेनमार्क, पोर्चुगल, ये सब एनकरेज करते जाओ और जाकर ट्रेडिंग करो। ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स वर एनकरेज करना मतलब बढ़ावा देना कि भैया जाओ और वहाँ पर ट्रेड करो। ये कौन बढ़ावा दे रहे थे? रूलर्स ऑफ यूरोपियन कंट्रीज में भी कौन कौन सी बेटा? इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क, पोर्चुगल। टू ओपन अप ट्रेडिंग कंपनीज, बोल रहे हैं कि जाओ वहाँ पर और ट्रेडिंग कंपनीज खोलो। दे एस्टेब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया, इन लोगों ने ट्रेडिंग सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया इंडिया में। ठीक हुई बात? इन्होंने इंडिया में भी ट्रेडिंग सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया, ठीक है, और इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी सेंटर्स डेवलप कर दिए। किसने? हॉलैंड, डेनमार्क, पोर्चुगल, फ्रांस और इंग्लैंड ने। ठीक है, दीज सेंटर्स वर कॉल्ड फैक्ट्रीज, और इन सेंटर्स को क्या बोला गया बेटा? फैक्ट्रीज। क्यों बोला गया फैक्ट्रीज? बिकॉज द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु आर कॉल्ड फैक्टर्स रिसाइडेड देयर। ये जो ट्रेडिंग सेंटर्स बने इन्हें क्या कहा गया? फैक्ट्रीज। इन्हें फैक्ट्रीज क्यों कहा गया बेटा? क्योंकि यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा था एक्चुअल में। अभी हम फैक्ट्री किसको बोलते हैं? जहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा। पर जो फैक्ट्रीज इनिशियल लेवल में फ्रांस ने, इंग्लैंड ने, हॉलैंड ने, डेनमार्क ने ओपन अप की, उन्हें सिर्फ फैक्ट्री इसलिए कहा गया क्योंकि वहाँ पर ऑफिशियल्स रहते थे जिन्हें क्या कहते थे? फैक्टर्स। ठीक है बात? ये जो फैक्ट्री होती थी या तो ये ऑफिस होगा या गोडाउन होगा। ठीक है, दे बॉट गुड्स लाइक, ये इंडिया से क्या क्या खरीद रहे हैं बेटा? ये इंडिया से भी दूसरी जगहों से भी शिप, स्पाइसेस, सिल्क, इंडिगो। क्या क्या खरीद रहे हैं बेटा? स्पाइसेस मसाले, सिल्क, इंडिगो मतलब नील। फ्रॉम इंडिया एट लो प्राइस, ये सारी चीज़ें वो इंडिया से खरीद रहे हैं बहुत ही लो प्राइजेस में, कम प्राइजेस में, और फिर इसको ले जाके यूरोप और अमेरिका में बेच दे रहे हैं हाई प्राइसेस पे। ये जो कंपनी थी इन्हें इनकी गवर्नमेंट ने मोनोपोली राइट्स दिए थे। ठीक है बात? अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है, दीज कंपनीज गिवन मोनोपोली बाय देयर गवर्नमेंट। इनकी सरकार ने बोला था जाओ और वहाँ पर तुम्हें मोनोपोली राइट, हमारी कंट्री से तो कोई तुम्हें कंपटीशन देने नहीं आएगा। एक अधिकार मतलब होता है मोनोपोली का। इसके बाद वाला जो पैराग्राफ है वो नीचे है, मोनोपोली वर्ड याद रखना। अब हम लोग क्या यूरोपियन कंपनीज में डिफरेंस देख लें पहले, फिर इस पैराग्राफ को कंप्लीट करेंगे। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इशू किया था चार्टर। किसको इशू किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि जाओ और जाके वहाँ ट्रेड करो। कब किया था? 31 दिसंबर 1600। फिर इस कंपनी को उन्होंने मोनोपोली दी थी 15 ईयर्स के लिए, कि 15 ईयर्स तक ब्रिटेन से आप ही वहाँ पर ट्रेड करेंगे, ब्रिटेन से कोई और कंपनी वहाँ ट्रेड करने नहीं जाएगी। कहाँ पर? इंडिया में। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रन करते थे। इसने जहांगीर से, जो कि मुगल एम्परर थे 17th सेंचुरी के, परमिशन ली थी फैक्ट्रीज बनाने की। फैक्ट्रीज मतलब वो फैक्ट्रीज नहीं जहाँ पर कुछ बनेगा, वो फैक्ट्रीज जहाँ पर फैक्टर्स रहेंगे, मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स रहेंगे। तो इन्होंने किससे परमिशन ली थी? जहांगीर से। जहांगीर कौन थे? मुगल एम्परर थे। कब ली थी? 17th सेंचुरी में। जो कंपनी थी उसने अपनी फैक्ट्रीज 2 जगह बनाई, एक सूरत में और दूसरी हुगली में। जो मेन कमोडिटीज थी जिनमें ये लोग ट्रेड करते थे वो था कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, साल्टपेटर और टेक्सटाइल। कॉटन था, रॉ सिल्क था, शुगर था, साल्टपेटर था, टेक्सटाइल थे। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो इट वॉज लार्जली अ गवर्नमेंट कंट्रोल बिजनेस वेंचर। इसको कंट्रोल कर रहे थे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राइवेट लोग कंट्रोल करते थे, रन करते थे, पर यहाँ पर बिजनेस था, ये बिजनेस वेंचर था किसका? फ्रेंच गवर्नमेंट का। ये फंडिंग के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट पे डिपेंड करता था। इसने अपने सेटलमेंट्स बनाए चंद्रनागौर बंगाल,
माहे केरला, कराईकल पौंडीचेरी इन 1664। कराईकल, पौंडीचेरी, माहे, चंद्रनागौर, इतनी जगह सेटलमेंट्स बना दिए। डुप्लेक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल था फ्रेंच पावर को इंडिया में एक्सपांड करने के लिए। ये फ्रेंच गवर्नर जनरल था पौंडीचेरी का फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्लेक्स। ही हैज played an important role in establishing French power in India. अब हम लोग आ जाते हैं वापस मोनोपोली विथ एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। मोनोपोली किस चीज़ की मिली, एक अधिकार किसका मिला इनको कि आप अकेले ही हमारी कंट्री से जाके ईस्ट में इस पर्टिकुलर कंट्री में डील करेंगे। फ्रांस से और कोई कॉम्पिटिटर आपके पास नहीं आएगा जो आपको कॉम्पिटिशन दे। These implied that no other merchant could participate in eastern trade. It means जिसको हमने परमिशन दिया उसके अलावा कोई और मर्चेंट ईस्टर्न ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। In return, the ruler received a share of profit. और रूलर को क्या मिलेगा इसके रिटर्न में? Why ruler has given exclusive right to that particular companies? Because they know after establishment of the company, they'll earn huge profit and give a good amount of money to the king. तो राजा सेटिस्फाई था, खुश था। अभी स्टूडेंट्स हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा और फ्रेंच कंपनी को भी देखा, है ना। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देखा और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी देखा। तो इन दोनों का हमने टेबल में कंपैरिजन देख लिया। यही वो दो कंपनी है बेटा जिन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया, कहाँ से? ईस्ट से, स्पेशली इंडिया से। क्विक रिविजन देखते हैं। यूरोपियन स्पेशली द ब्रिटिश हैड वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी थी। डैश रेफर्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ हैंड टूल्स विद पावर ड्रिवन मशीन, तो वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है बात। थर्ड, कंट्रीज ऑफ डैश एंड अफ्रीका बिकेम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर न्यू मार्केट, तो वो हो गया एशिया। एशिया और अफ्रीका सेंटर्स बने, अट्रैक्शन सेंटर बने न्यू मार्केट का। तो फर्स्ट में क्या आएगा बच्चा? नेवी। सेकेंड में आएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड में आएगा एशिया। फोर्थ, डैश वॉज द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। ईस्ट नहीं, एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है मोनोपोली, ठीक है बात। जो न्यूली फॉर्म किंगडम्स थी वो एक दूसरे के ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करना चाहती थी। यस, यूरोपियन एनकरेज करते थे, द यूरोपियन वर एनकरेज टू एक्वायर पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर इंडिया, ये भी है। यस, यूरोपियंस एनकरेज थे कि उन्हें पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाना है इंडिया में। यूरोपियन मिलिट्री वॉज नॉट एज मॉडर्नाइज एज इंडियन मिलिट्री। फॉल्स, इंडियन मिलिट्री मॉडर्नाइज नहीं थी, यूरोपियन मिलिट्री तो बहुत मॉडर्न थी। मैन्युफैक्चरिंग वॉज डन एट होम आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉल्स, कहाँ पर होने लगी थी बेटा? फैक्ट्रीज में होने लगी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन गिव राइज टू कैपिटलिज्म। यस, ट्रू। डुप्लेक्स प्लेड अ मेजर रोल इन एक्सपेंशन ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। वेरी ट्रू। राइवलरी इन ट्रेड, अब ट्रेड में कंपटीशन होगा, ठीक है, प्रतिद्वंदी हो जाएंगे एक दूसरे की ये लोग। इंग्लिश बोलेगा हम ज़्यादा ट्रेड करेंगे, फ्रेंच बोलेगा हम ज़्यादा करेंगे, तो फिर पोर्चुगल भी है। सब अपने अपने लेवल पे बेस्ट ट्राई करेंगे इंडिया से ट्रेड करने का। बाय द टाइम द इंग्लिश अपीयर्ड, जब तक इंग्लिश इंडिया पाते, पोर्चुगीज ने तो ऑलरेडी अपने सेटलमेंट वेस्ट में एस्टेब्लिश कर लिए थे, स्पेशली कहाँ पर? गोवा में। दे हैड देयर बेस एट गोवा। 1498 में पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा एक न्यू सी रूट डिस्कवर कर चुके थे इंडिया तक आने के लिए, वाया केप ऑफ गुड होप। यूरोप से निकले, पूरा अफ्रीका को केप ऑफ गुड होप से क्रॉस किया और ये पहुंच गए कोझिकोड, ठीक हुई बात। कौन? वास्को डी गामा। कब पहुंच गए? 1498 में। तो इंग्लिश तो बच्चा सेकंड नंबर पे आ गए, क्योंकि गोवा तो ऑलरेडी बेस बन चुका था किसका? पोर्चुगल का। द डच एंड फ्रेंच ट्रेडर ऑल्सो अराइव्ड ऑन द सीन बाय अर्ली 17th सेंचुरी। अर्ली 17th सेंचुरी में डच भी आ चुके हैं इंडिया में। डच के साथ और कौन आ गए बच्चा? फ्रेंच भी आ गए।
तो आप सोचो कि ब्रिटिशर्स तो भाई पीछे रह गए, बहुत ही पीछे। अब देखो बेटा, डच है, फ्रेंच है, फ्रेंच है, पोर्चुगल है और इंग्लिश है, मतलब इंग्लैंड है या ब्रिटेन है। ये 4 पावर्स हैं जो इंडिया में सेम प्रोडक्ट की डिमांड को रख रहे हैं। सबको इंडिगो चाहिए, सबको स्पाइसेस चाहिए, है ना, सबको कॉटन चाहिए। तो बेटा जब एक व्यक्ति था वो हमसे परचेस करता था, तब प्राइसेस क्या होंगे? अब 4 पावर हैं, उन्हें सेम ही प्रोडक्ट चाहिए, तो प्राइस क्या होंगे? ऑब्वियसली बात है, हम प्राइस राइज कर देंगे, क्योंकि मार्केट में हमको खरीदने वाले, हमारे प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं। इस वजह से कंपटीशन बढ़ गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेनी कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो कंपटीशन बढ़ गया। इट रिड्यूस द प्रॉफिट्स। अब कंपनी का प्रॉफिट धीरे धीरे करके कम होने लगा। ऑल ऑफ देम wanted to buy goods at low price from India। हर कंट्री सबसे से कम दामों पे इंडिया से गुड खरीदना चाहती। देन दे सोल्ड दैम एट वेरी हाई प्राइजेस इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जिससे कि वो इसको ले जाके कंट्री के दूसरे पार्ट में बहुत हाई प्राइजेस में बेच सके, है ना, तभी तो उनका प्रॉफिट होगा। दे नीड टू सिक्योर मार्केट, रिजल्ट इन एग्रेसिव वॉर्स। अगर उन्हें इंडिया से ही प्रोडक्ट हाई प्राइस में मिलेगा तो वो उसको और हाई में बेचेंगी, तो हो सकता है उनका प्रोडक्ट ना बिके, या थोड़ा सा कम में बेचा तो उनके प्रॉफिट क्या हो जाए? कम हो जाए। इसी गुस्से में कि भैया हम 4 के कंपटीशन के कारण इंडियन ट्रेडर्स ने प्राइस बढ़ा दिए हैं। देखो, एक प्रोडक्ट है कॉटन, दूसरा प्रोडक्ट है सिल्क। इसको खरीदने के लिए बाहर से एक व्यक्ति आया, हमने उसको अपने प्राइस पे बेच दिया, उसने थोड़ा कम करा, हमने कर लिया। अब 4 लोग सेम ही प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे, तो तुम्हें नहीं लगता अब हम हमारा पार्ट प्ले करेंगे, हम थोड़ा सा प्राइसेस को राइज कर देंगे। यहाँ पर प्राइस राइज होगा तो फाइनली यूरोपियन कंपनीज का प्रॉफिट जो वर्ल्ड मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करके कमा रही है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसी गुस्से में कि उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, एग्रेसिव वॉर्स हुए ट्रेडिंग कंपनीज के बीच में। द कंट्रीज यूज्ड आर्म्ड फोर्सेस टू कैरी आउट ट्रेड। अब आर्म फोर्सेस का यूज़ कर रही हैं ट्रेड के लिए, ये एक दूसरे के शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, रूट्स को ब्लॉक कर दे रही हैं, सी रूट्स को ब्लॉक कर दे रही हैं। दे ऑल्सो प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विद सप्लाईज एंड गुड्स। जो राइवल मतलब जो प्रतिद्वंदी, जो कॉम्पिटिटर है, उसके शिप्स को ये लोग डुबा देते, उसको पार नहीं करने देते, उसको जाने आने नहीं देते। अब बेटा आपस में ये लोग राइवलरी कर रहे हैं, तो इन्हें अपने जो फैक्ट्रीज उन्होंने बनाई थी, ट्रेडिंग सेंटर्स जो बनाए थे, उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत आ गई। इसीलिए ये क्या करने लगे? फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किलाबंदी। जैसे यहाँ पर आपने आपकी फैक्ट्री बनाई तो आसपास आप बड़ी बड़ी जो दीवारें उठा दोगे उसको क्या कहते हैं? फोर्टिफिकेशन। कंपनीज ने अपनी आर्मी रेस करना स्टार्ट कर दी। विद द पैसेज ऑफ टाइम और इन ड्यू कोर्स, जो पोर्चुगल थे, जो डच थे, वर आउटस्टेड फ्रॉम इंडियन ट्रेड। पोर्चुगल और डच दोनों ही इंडियन ट्रेड से बाहर हो गए। अब बचा कौन? इंग्लिश और फ्रेंच। ये इंडियन ट्रेड को डोमिनेट करने लगे। ओके, फ्रेंच स्टार्टेड डोमिनेटिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। एंग्लो फ्रेंच राइवलरीज। अराउंड द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी के अराउंड जो इंग्लिश और जो फ्रेंच ट्रेड था उसके इंटरेस्ट क्लैश करने लगे। अब देखो बेटा, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो, सेम ही इंग्लिश को चाहिए, सेम ही फ्रेंच को चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है इनके इंटरेस्ट क्लैश करेंगे ही। दिस रिजल्टेड इन 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। और इसी वजह से तीन तीन एंग्लो फ्रेंच वॉर हुए, जिसे हम कहते हैं कार्नेटिक वॉर। कब से कब तक? 1744 से 1763। 1744 से 1763 तक 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए। अब बेटा कार्नेटिक वॉर्स बोलते हैं तो कार्नेटिक एक एरिया है, ये वाले एरिया को हम क्या कहते हैं? कार्नेटिक। ये इंडिया का मैप, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ, और ये साउथ। किसी भी अगर हम इंडिया का मैप यहाँ पर मैं बनाऊँ तो ये वाला पार्ट हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो साउथ ईस्ट में क्या है? कार्नेटिक। कार्नेटिक वो एरिया है to an area occupied by the Kannada speaking people। कन्नड़ा
स्पीकिंग पीपल जिस एरिया को ऑक्यूपाई किए हुए था उसी को हम कार्नेटिक बोलते हैं, विच रफली करस्पॉन्ड टू द पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेट कर्नाटका। ठीक है बात। आज अगर हम बात करें कि आज किस स्टेट में कार्नेटिक है, तो आप बोल सकते हो रफली जो पूरा कर्नाटका है वो क्या है, कार्नेटिक। ठीक है बात। कौन से स्पीकर्स रहते थे वहाँ पर, कन्नड़। 18th सेंचुरी में जो ईस्टर्न पार्ट था कोस्टल कार्नेटिक का वॉज अंडर हैदराबाद विद एंड विद इन द मुगल एम्पायर। जब मुगल एम्पायर थी उस टाइम का जो हैदराबाद था उसमें ही आता था कोस्टल कार्नेटिक। ठीक है बात। मुगल एम्पायर के हैदराबाद के अंदर ही आता था कोस्टल कर्नाटक। अब जो कार्नेटिक वॉर्स हुए, इसको कार्नेटिक ही पढ़ना बेटा, अभी मैंने शायद गलत बोला। ठीक है। तो जो ईस्टर्न पार्ट था कोस्टल कार्नेटिक का वो किसके अंदर था, हैदराबाद विद इन मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में हैदराबाद के कंट्रोल में ही था कोस्टल कार्नेटिक। जो कार्नेटिक वॉर्स हुए वो किस किस के बीच में बच्चा, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुए। क्यों हुए, ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, किस चीज़ की लड़ रहे हैं, पोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो इंडिया का पार्ट है यहाँ पर पोर्ट्स हैं। ठीक है। और जिसके पास जितने ज़्यादा पोर्ट होंगे वो इजीली ट्रेड कर पाएगा। तो ये बेसिकली लड़ रहे थे पोर्ट के लिए, बंदरगाह के लिए। स्टूडेंट्स जो कार्नेटिक वॉर्स थे वो ड्रिवन थे, किससे ड्रिवन थे, अपॉर्चुनिज्म से। ठीक है। अपॉर्चुनिटी को देखते हुए जब हम लड़ाई करते हैं ना, फ्रांस सोच रहा है मैं जीत गया तो सब कुछ मेरा, सेम इंग्लैंड सोच रहा है अगर मैं जीत गया तो सब कुछ मेरा। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मेन फ्रेंच फैक्ट्री थी वो कहाँ पर थी, पौंडीचेरी में। और ब्रिटिश कहाँ पर स्टेशन थे, मद्रास में। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की हम बात करें, फ्रेंच फैक्ट्री पौंडीचेरी में और ब्रिटिश कहाँ पर है, मद्रास में। जो कमांडर्स हैं फोर्ट्स की वो फ्रेंडली टर्म्स में है, पर जैसे ही वॉर हुआ यूरोप में दे प्रिपेयर्ड फॉर बैटल। देखो मेरी बात, फोर्ट्स है, फोर्ट में जो कमांडर्स हैं वो बिल्कुल फ्रेंडली रह रहे हैं, भले वो फ्रेंच के हों या इंग्लैंड के हों। पर जैसे ही यूरोप में वॉर हुआ इन लोगों ने भी आपस में लड़ाई करने की बात सोच ली। जो इंडियन रूलर्स थे उस रीजन के वो भी ट्राई कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे, जितने भी इंडियन रूलर्स थे इस रीजन के वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भैया यार क्या हो, वॉर हो इन दो फोर्ट्स के बीच में। द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस रीजन ट्राई टू अवॉइड द वॉर बिटवीन टू फोर्ट्स। अब एवॉइड का मतलब होता है टालना। तो इंडियन रूलर्स ने भी बहुत कोशिश की कि भैया वॉर ना हो, पर जो फ्रेंच थे डिफाइड हिज ऑर्डर्स एंड कैप्चर्ड मद्रास। उन्होंने मद्रास को कैप्चर कर लिया और जितना भी गैरिसन था, प्रिजन थे, दे टुक द एंटायर गैरिसन एंड प्रिजनर। पूरे गैरिसन को कंट्रोल में कर लिया, प्रिजनर्स बना लिए। उसके बाद जो बहुत सारे इंग्लिश प्रिजनर्स थे इंक्लूडिंग क्लाइव एस्केप्ड और इन्होंने दूसरे फोर्ट में रिफ्यूज ले लिया। जो गैरिसन को कंट्रोल करके जो प्रिजनर्स बनाए थे उसमें से बहुत सारे प्रिजनर्स भाग गए, उसमें ये क्लाइव एक थे जिन्होंने दूसरे फोर्ट में रिफ्यूज ले लिया। धीरे से उन्हें सपोर्ट मिला दूसरे ब्रिटिश कंपनीज का और उन्होंने अटैक किया पौंडीचेरी पे। और द सीज ऑफ पौंडीचेरी हाउएवर वाज नॉट सक्सेसफुल। पर पौंडीचेरी को पूरी तरह सीज करना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है। बट पीस बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड वॉज सून डिक्लेयर्ड एंड मद्रास वॉज रिटर्न टू ब्रिटिश। जल्दी ही फ्रांस और इंग्लैंड में पीस ट्रीटी साइन हो गई, पीस डिक्लेयर हो गया और मद्रास फिर से ब्रिटिशर्स को मिल गया। जो फ्रेंच थे उनको लीड करे थे डुप्लेक्स और ब्रिटिश की साइड से थे रॉबर्ट क्लाइव। ये हैं डुप्लेक्स एंड रॉबर्ट क्लाइव, ये रहे डुप्लेक्स, ये रहे रॉबर्ट क्लाइव। So student, I am ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, do write in comment section. We'll start part 2 with second Carnatic.